हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बायो क्लासेस में। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो था क्लास 12th का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताया था, यानी कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड था वो लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर आप उस लास्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स क्या है। अब आप कहेंगे मैम चैप्टर का नाम तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, बेटा जेनेटिक्स भी तो वही चीज़ है। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स का मतलब है साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की एंड वेरिएशन की। तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जिसमें हम क्या करते हैं? इनहेरिटेंस की एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इनहेरिटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। अब ट्रेट्स क्या है वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ट्रेट्स और कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जितने भी टर्म्स हैं इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन from one generation to other is called inheritance। अब जनरेशन का मतलब क्या है? पीढ़ी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेड्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये राज है। अब हंसना मत, ये राज कैसा बना है? ऐसे बना है राज। अब नाम तो सुना ही होगा ना, ये क्या है? राज है। अब ये जो राज है इसके बाल क्या है? कर्ली हैं। इसके हेयर है कर्ली और ब्लैक कलर के हैं। ब्लैक हेयर्स हैं इसके और कर्ली हैं। ठीक है, अब राज की एक और बहन है। राज की बहन है गुड्डी। अब गुड्डी के बाल भी क्या है? ब्लैक हैं और कर्ली हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी माँ है, जो इनकी मम्मी है, उसके बाल भी क्या है? ब्लैक हैं और कर्ली हैं। तो जो इनकी मम्मी है इसके ब्लैक और कर्ली हेयर हैं, जिसकी वजह से जो ये ब्लैक और कर्ली हेयर वाला करेक्टर है ये ट्रांसफर हुआ है इनके दोनों ही बच्चों में, लड़के में भी और लड़की में भी। इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। करेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक, अब बात करते हैं वेरिएशन क्या है। ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। Offspring differs from their parents. Offspring differ from their parents. अब अभी मैंने कहा कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स, और अभी मैं बोल रही हूँ कि जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का मतलब है नई पीढ़ी, जो प्रोजेनी है या जो ऑफस्प्रिंग है वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। अब कभी देखा है कि आप अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सेम है? पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आई कलर आपके पेरेंट्स की तरह है, आपका हेयर टेक्सचर हेयर कलर पेरेंट्स की तरह है, आपका स्किन टोन इवन पेरेंट्स की तरह है, बट आप आइडेंटिकल नहीं हैं, आप बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की। आप में थोड़ी बहुत क्या है? डिफरेंसेस हैं। क्यों है डिफरेंसेस? ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके अंदर मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर एक साथ आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड प्लस आपकी बॉडी के भी अपने कैरेक्टर्स हैं। उन दोनों से तो आपको कैरेक्टर मिल रहे हैं, बट आपकी बॉडी में भी आपके खुद के कैरेक्टर्स हैं।
तो क्या है, जब 3 कैरेक्टर्स मिल गए तो जो उनमें से डोमिनेंट हो आपकी बॉडी के लिए वो हाईलाइट होगा। तो आप क्या होंगे, आप अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। आप बिल्कुल सिमिलर नहीं होते अपने पेरेंट्स के, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। किसने बताया जेनेटिक्स के बारे में? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आप खाली मेंडल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले बताया था जेनेटिक्स के बारे में। इन्होंने बताया था कि क्यों ह्यूमन के बेबी ह्यूमन्स ही होते हैं, क्यों सेम प्रोजेनी ही होती है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ये पूरी डिटेल इन्होंने बताई थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? हमेशा याद रखना इस चीज को, बहुत काम के इंसान है ये, बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, जिससे हमें पता लगा था कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, या कैसे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में करेक्टर्स आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका जेनेटिक्स में, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल, खाली मेंडल भी बोलते हैं। अच्छे से याद रखना इनके नाम को, कभी भूलना मत, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या करा था, इन्होंने 7 साल तक, 7 ईयर्स तक, मतलब सोचो इन्होंने कितना लंबा टाइम तक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट लगातार किया। किस प्लांट के ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। अब पी प्लांट क्या है? गार्डन पी जिसे हम बोलते हैं। गार्डन पी मतलब मटर जो आप खाते हैं, पी मटर, भाई गार्डन मटर, जो गार्डन पी है उसके ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए 7 लॉन्ग ईयर्स तक। अब ये ईयर्स का भी आपको याद रखना है, प्रॉपर ईयर जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1856 से, और 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर। एंड गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइजम सटाइवम। ही वर्कड ऑन, वर्क लिखेंगे ताकि आपको याद रहे, वर्कड ऑन, किस पे काम किया था? गार्डन पी प्लांट यानी कि पाइजम सटाइवम के ऊपर 7 साल तक काम किया था। 1856 से 1863 तक इन्होंने अपना काम किया था। क्योंकि इन्होंने 7 साल इसलिए लगाए क्योंकि ये ऐसे जल्दबाजी में नहीं थे कि एक जनरेशन ली और उसका इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया। इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए और बहुत बार क्रॉस करवाया, बहुत बार फर्टिलाइजेशन करवाया, एंड देन उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। ये कोई जल्दबाजी में किया हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे ये कहलाते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो साइंटिस्ट है मेंडल, इन्होंने लाइफ में पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को लाए थे। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनमें इन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिक्स दोनों को यूज किया था। पहली बार इन्होंने मैथ्स को बायोलॉजी में इन्वॉल्व किया था। अब आप में से बहुत से बच्चों को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, तभी तो बायोलॉजी लिया है, लेकिन यहाँ आपको मैथ्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स को अप्लाई किया था बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Statistical analysis and mathematical logics were applied to problems in बायोलॉजी। सब अब कहते हैं ना कि जब तक कोई इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इन्होंने अपने 7 साल दे दिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, लेकिन किसी को भी इनकी वैल्यू नहीं हुई। किसी ने भी उस टाइम पर इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको अप्रिशिएट नहीं किया, उनकी सराहना नहीं की, बल्कि उनको निग्लेक्ट कर दिया कि अच्छा ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा इनहेरिटेंस होता ही नहीं भाई, कुछ ऐसी चीज। उनका वेरिएशन ये क्या होता है? कुछ भी नहीं। जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम के या जितने भी जाने माने नाम थे उन सभी ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीटली नकार दिया कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
बेचारे अपने एक्सपेरिमेंट करके मर गए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिला, ना ही एक्सपेरिमेंट कभी किसी की नॉलेज में आए। देन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। 1900 में ये 3 साइंटिस्ट आए थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं। आप चाहें तो इन्हें ब्रिज, कॉरेंस एंड ट्रेशमार्क के नाम से याद रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इनका पूरा नाम भी याद रख सकते हैं। एक है हुगो डी ब्रिज, एक है कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन ट्रेशमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट ने 1900 में क्या करा, इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना शुरू किया एंड देन उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अरे मेंडल जो कहकर गए थे वो बिल्कुल सच था। इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों ने अलग अलग मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में रीवर्क किया। तीनों के वर्क के बाद ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को लोगों ने पहचाना, लोगों ने एप्रिशिएट करना शुरू किया कि जो मेंडल ने कहा था वो बिल्कुल सही था, वेरिएशन भी होता है एंड इनहेरिटेंस भी होता है। एंड मेंडल के काम को सराहना मिलनी शुरू हुई एंड देन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल्स के लॉ। इन्हें हम मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं और आप इसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं या मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत सारे लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन लॉ समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए या जो इन्होंने लॉ दिए हैं उसके एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने कौन सा प्लांट लिया। अभी मैंने आपको बताया इन्होंने कौन सा प्लांट लिया, गार्डन पी, इसका नाम है पाइजम सटाइवम। लेकिन गार्डन पी ही क्यों, इसका भी एक लॉजिक था कि क्यों उन्होंने मटर का पेड़ ही लिया। तो इन्होंने क्या करा था सिलेक्शन के लिए कि क्यों इन्होंने पी प्लांट ही लिया, तो इसके इन्होंने सिलेक्शन के इनके बहुत सारे रूल्स थे या आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। सबसे पहला रीजन कि जो पी प्लांट होता है इसमें बहुत सारे सिमिलर कह सकते हैं या आप बोल सकते हैं कंट्रास्ट ट्रेट्स पाए जाते हैं। अब कंट्रास्ट क्या है, लड़कियों को ऑब्वियसली कि पता होगा कि जब आप कपड़े लेते हैं तो कंट्रास्ट कलर होते हैं कि कंट्रास्ट क्या मतलब डिफरेंट कलर, लेकिन डिफरेंट कलर है पर करेक्टर एक ही है। जैसे कि क्या था कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने कोई फ्लावर कलर लिया तो कलर तो एक ही करेक्टर हो गया ना, लेकिन इसमें उन्होंने क्या करा, दो अलग अलग आप कंट्रास्ट कलर्स ले लिए। जैसे एक था वॉयलेट और एक था वाइट, ये दो कंट्रास्टिंग कलर्स थे लेकिन करेक्टर क्या था, एक सिंगल कलर था फ्लावर का। ये एक सिंगल करेक्टर के दो कंट्रास्ट करेक्टर्स थे। तो यानी कि इन्होंने जब पी प्लांट लिया तो इन्होंने सबसे पहले ये चीज देखी कि बहुत सारे कंट्रास्ट ट्रेट्स हैं, इससे इन्हें बहुत इजी हो गया था अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। पहली क्वालिटी कि इन्होंने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था, पी प्लांट हैज several contrasting characters like कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हाइट में क्या कह रहा था, ड्वार्फ प्लांट भी दिए थे और टॉल प्लांट भी। मटर के बौने पौधे भी हैं, लंबे पौधे भी हैं। तो हाइट एक इनका कैरेक्टर था जिसमें इन्होंने दो अलग अलग तरह के कंट्रास्ट यूज किए थे। एक इनका था फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर, सीड का कलर, सीड शेप भी था और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किए थे, इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। दूसरा रीजन क्या था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का, कि जो पी प्लांट होता है उसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इन नेचर। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है नेचर में। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर के अंदर जब मेल और फीमेल, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, जब एक फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं एक पॉड के अंदर, यानी कि एक पत्तियों के अंदर,
मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ होते हैं तो इसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो पी प्लांट का फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इनके अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि जो इसका मेल है ये अपने ही फीमेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जायगोट बनाते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। पी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए इन्हें बहुत इजी रहा पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन जो थर्ड क्वालिटी थी इसमें, ये क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें इजीली करवाया जा सकता है आर्टिफिशियली। क्रॉस पॉलिनेशन is easy to be done अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या होता है? एक फ्लावर का मेल दूसरे फ्लावर के जब फीमेल के साथ पॉलिनेट करता है यानी कि फर्टिलाइज करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है पी प्लांट में, बट अगर हम चाहें आर्टिफिशियली, अगर हम चाहें तो पी प्लांट के अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। अब वो कैसे होता है, इसकी पूरी एक प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल ये पत्तियां इसकी, और ये क्या है इसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लावर के अंदर से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे कट करके अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होगा, जो ये एंथर्स है, एंथर एंड फिलामेंट जो है, जो ये मेल पार्ट है, जो ये मेल पार्ट है इसे कट करके फ्लावर से अलग कर देते हैं। अब जब फ्लावर से अलग कर दिया तो क्या बचा फ्लावर के अंदर? सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट ही तो बचा, क्योंकि मेल पार्ट तो हमने अलग कर दिया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इमैस्कुलेशन। अब क्या करेंगे, जो फीमेल पार्ट है इसको हम किसी बैग से कवर कर देंगे। मेल तो गायब हो गया, ठीक है। अब फीमेल जो पार्ट है इसे हम प्रोटेक्शन देंगे ताकि अपने आप हवा से कोई भी मेल जो पॉलन ग्रेन्स है वो आकर फ्लावर के ऊपर ना गिर जाए और अपने आप से पॉलिनेशन ना हो जाए। तो इन्होंने क्या करा, मेंडल ने इसे पॉली बैग से, यानी कि एक बैग से कवर कर दिया इस फ्लावर को। इसे हम बोलते हैं बैगिंग की प्रोसेस। क्या कहेंगे इसे हम? बैगिंग। जब हम क्या कर रहे हैं, फीमेल प्लांट को कवर कर दे रहे हैं किसी पॉली बैग से, किसी भी चीज से कवर कर देंगे। अब इन्होंने कवर क्यों किया? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, जो इनके डिजायर मेल पॉलन ग्रेन्स थे, मतलब कि इनकी जो, इन्हें कोई अच्छी क्वालिटी चाहिए था, कोई अच्छा क्वालिटी वाला मेल प्लांट चाहिए था। तो इन्होंने अच्छी क्वालिटी के मेल फ्लावर्स में से इन्होंने क्या करा, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया एंड देन उस पॉलन ग्रेन को इस फ्लावर के ऊपर आके डस्ट कर दिया, मतलब छिड़क दिया। एंड देन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया? क्रॉस पॉलिनेशन। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो इसका लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो इसका जो लाइफ पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन। अब छोटा लाइफ स्पैन है तो क्या है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। इन्हें बहुत लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्या है, पी प्लांट एक सीजनल प्लांट है। आप सबको पता है सीजन में ही तो मटर आती है। अब ये 3 से 4 महीने के अंदर इनको रिजल्ट मिल जाता था। सीजनल प्लांट था, जल्दी से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही जल्दी विद इन फ्यू मंथ इन्हें क्या करते थे, इनको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिल जाता था। तो इन्हें बहुत लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ता था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंगो ट्री के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने लगे, या आप कह सकते हैं कि एप्पल ट्री के ऊपर अपने को एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो पहले तो सालों लगेंगे पेड़ को बड़ा होने में, उसके बाद उसमें फ्लावर आएगा। तो कितने साल तक, तो एक ही लाइफ साइकिल पूरी होगी, कितने साल में जाकर तो एक फ्रूट आएगा, फिर उस फ्रूट को आगे उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, तो उन्हें बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। इसलिए पी प्लांट का लाइफ जो स्पैन है वो बहुत छोटा था, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। लास्ट जो करेक्टर था जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे सीड्स बनते हैं। आपने देखा ना, पॉड के अंदर बहुत सारे बीज बनते हैं, सीड्स तो हैं वो।
तो पी प्लांट के अंदर बहुत सारे सीड्स बनते हैं। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। आई होप आपको इतना क्लियर है कि क्यों इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। ये बहुत सारे रीजंस थे कि क्यों इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। अब आपके पास एक चार्ट दे रखा है इन्होंने, जिसमें इन्होंने मैंडल ने कौन कौन सी वैरायटीज ली थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो दे रखा है। तो मैंडल ने कितनी वैरायटीज ली थी? 14 वैरायटीज। 14 वैरायटीज कह लीजिए या फिर 7 पेयर ऑफ वैरायटीज कह लीजिए, जो इन्होंने ली थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मैंडल ने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। कौन कौन से थे? फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप एंड स्टेम की हाइट। अब पॉड क्या होता है? जो ये मटर की फली होती है ना, फली जिसके अंदर ये बीज होते हैं, ये दाने होते हैं मटर के, उसी को हम पॉड कहते हैं। तो इन्होंने उस पॉड को भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। तो ये 7 इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे। हर एक कैरेक्टर का कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, जिनमें से एक तो था डोमिनेंट और एक है रेसेसिव। एक है डोमिनेंट और एक क्या है? रेसेसिव। अब जल्दी जल्दी से बताती हूँ कि मैंने कौन सा डोमिनेंट है इनमें, कौन सा रेसेसिव इन्होंने लिया था। तो इन्होंने जो फ्लावर कलर थे वो 2 कलर लिए थे। एक था वायलेट कलर और एक था वाइट कलर। देखो डोमिनेंट के नीचे मैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स लिखती जाऊंगी और रेसेसिव के अंदर में रेसेसिव जो भी कैरेक्टर्स थे वो लेती जाऊंगी। तो कलर कौन सा डोमिनेंट था? वॉयलेट, और वाइट क्या है इसमें? रेसेसिव कलर। अब फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन भी इन्होंने 2 तरह के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। एक था एक्साइल, जिसे हम एक्सियल भी कहते हैं। एक है एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर और एक है टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब एक्सियल और टर्मिनल क्या है? तो अगर जो फ्लावर है, ये मान लीजिए पूरा पेड़ है, अगर फ्लावर ये साइड्स में प्रेजेंट हो, ये इस तरह से साइड में अगर फ्लावर ग्रो कर रहा है, तो जो फ्लावर की पोजीशन है वो क्या कहलाएगी? एक्सियल। और अगर फ्लावर प्रेजेंट है बिल्कुल टिप पर, टिप से बना है, टर्मिनल। अगर फ्लावर पूरे प्लांट के टिप पर प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। ठीक है। अब अगला इन्होंने क्या लिया था? सीड का कलर लिया। सीड का कलर इन्होंने 2 लिए, येलो एंड ग्रीन। देखिए ना, सीड्स देखे आपने। नेक्स्ट इन्होंने लिया सीड का शेप। एक था राउंड शेप के, जो सीड थे वो गोल थे, राउंड शेप के, और एक इन्होंने लिया रिंकल्ड, झुर्रीदार जिसे हम कहते हैं। इस तरह से पिचके हुए सीड्स लिए, जिसे हम रिंकल या झुर्रीदार सीड्स कहते हैं। तो जो रिंकल्ड है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट इन्होंने पॉड का कलर लिया। अब पॉड यानी कि जो फली मैंने आपको बताई थी, ये भी 2 कलर की ली इन्होंने। एक था ग्रीन और एक था येलो। अब जो इसमें पॉड के कलर में ग्रीन कलर था वो डोमिनेंट है और जो येलो कलर है वो रेसेसिव है। अब देखो याद कैसे करना है, बहुत ईजी है। जब आप मटर की फली देखते हैं ना, तो हरे रंग की ज़्यादा दिखती है आपको, हरे रंग की। तो जो हरे रंग की फली है वो डोमिनेंट है और जो येलो है वो क्या है? रेसेसिव है। पॉड का शेप है, ये भी 2 तरह का लिया था इन्होंने। एक था इन्फ्लेटेड और दूसरा ऐसा था कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होता है? अगर जो ये पॉड है, मतलब जो आपकी फली है वो फूली हुई है, तो इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड पॉड। और अगर ये जो आपको मटर की फली मिली है वो पिचकी हुई सी, ऐसी उबड़ खाबड़ सी है, पिचकी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। एंड लास्ट में इन्होंने लिया था स्टेम का हाइट। तो ये थे 2, एक था टॉल और दूसरा था ड्वार्फ। टॉल है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ है तो रेसेसिव कैरेक्टर है। तो ये 7 मैं लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 कैरेक्टर्स थे, यानी जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो इन्होंने लिए थे मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं, आपकी बुक में वैसे दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट को, कि मैंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे अपने लॉज को देने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने जो बात की थी वो थी इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन।
इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब वन जीन क्या है? जो करेक्टर्स है, मैंने आपको लास्ट में बताया था लास्ट वीडियो में कि जीन्स क्या हैं, करेक्टर्स को लेके जाते हैं। करेक्टर्स ही मान लीजिए आप कि मान लीजिए अगर कोई हेयर कलर है तो वो एक जीन है। अगर हेयर कलर का जो करेक्टर है वो एक जीन के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो वही एक जो जीन है वही लेकर जाएगा हेयर कलर को। एक जीन के ऊपर प्रेजेंट है आई कलर, तो वही जीन लेकर जाएगा आई कलर को और ट्रांसफर करेगा वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब जो इनका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन था, इसके लिए उन्होंने क्रॉस किया था, ये बताने के लिए कि जो एक जीन है वो एक करेक्टर को ट्रांसफर करता है। इन्होंने लिया था प्लांट का स्टेम हाइट का करेक्टर, यानी कि कौन सा है? एक है कैपिटल टी से हम क्या बोलते हैं? टॉल। और क्या लिया था इन्होंने? ड्वार्फ, यानी कि बौना। तो टॉल मतलब कैपिटल टी और ड्वार्फ का मतलब हो गया स्मॉल टी। ये एलिल्स हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एलिल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो इन्होंने एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं, यानी कि टॉल और जो ड्वार्फ ट्रेट लिया है, अब इसका क्या होगा? इसका कराते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इन्होंने क्या करा? सबसे पहले से गैमेट्स बनाए। अब गैमेट्स कैसे बनते हैं? अब जैसे आपको पता है कि मियोसिस की प्रोसेस होती है। अब मियोसिस और माइटोसिस तो आई होप पढ़े हैं आपने। जो मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें एक से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 4। मियोसिस में तो होता है एक पेरेंट से कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल। और माइटोसिस में कितने बनते हैं? 1 से 2। सबसे पहले तो ये एक डिप्लॉइड प्लांट है। मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, 2n कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? 2 अलग अलग एलिल्स हैं, यानी 2 जीन्स प्रेजेंट हैं। तो क्या हो गया? ये डिप्लॉइड हो गया। तो कैपिटल टी की जब मियोसिस की प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस के बाद बनेंगे? मियोसिस की प्रोसेस होगी, तो गैमेट क्या बनेगा? इसका बनेगा कैपिटल टी और इसका क्या बनेगा? स्मॉल टी। ये क्या बन गए? गैमेट, ठीक है। अब ये दोनों गैमेट जो बने हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इन दोनों में होगा क्रॉस, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों में। एंड जब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या है? कैपिटल टी, ये क्या है? स्मॉल टी। क्या बन जाएगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या बन गई? F1 जनरेशन। इस F1 का मतलब होता है फीलियल जनरेशन। जो ये F1 जनरेशन आई, फीलियल का मतलब हो गया ऑफ स्प्रिंग, यानी नई पीढ़ी। तो जो F1 जनरेशन आई, इसमें क्या बने? सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या बन गए? ऑल टॉल प्लांट्स। जितने भी F1 जनरेशन में प्लांट्स बने वो सभी क्या हो गए? टॉल प्लांट्स। क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव। ये भी आपको याद रखना है। कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है, और स्मॉल टी रेसेसिव करेक्टर है। तो जब आप मान लीजिए डोमिनेंट का मतलब मान लीजिए फादर। हमारे घर में पापा क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं ना। मैं सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ पर, उन्होंने मेल फीमेल नहीं यूज किया, मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट के लिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब मान लीजिए डोमिनेंट क्या है? फादर। मान लीजिए कहा मैंने, ठीक है। और रेसेसिव यहाँ पर क्या है? मदर। सिर्फ याद करने के लिए, ये लिखना नहीं है यहाँ पर मदर फादर। तो अगर डोमिनेंट फादर है और रेसेसिव मदर है, तो जब इनका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, क्योंकि जहाँ पापा है वहाँ मम्मी की बात नहीं चल सकती, वहाँ किसकी चलेगी? सिर्फ पापा की। तो जब फादर और मदर एक साथ आ गए तो किसकी चलेगी? पापा की। तो जो पापा वाला कैरेक्टर था, सारी F1 जनरेशन कौन सी बन गई? उसी कैरेक्टर की। क्या बन गए? सारे के सारे टॉल प्लांट। अब इन जितने भी टॉल प्लांट है इसमें कराया गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्या कराएंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। पहले हमने क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कराया? क्योंकि हमें अपना डिजायर कैरेक्टर चाहिए था। हमने अपनी मर्जी से मेल कैरेक्टर लाए फीमेल के पास ट्रांसफर करने के लिए। अब ये F1 जनरेशन आई, इसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम एक तरह का, इस तरह का एक
डायग्राम बना के मैं आपको बताती हूँ। अब ये क्या है, कैपिटल टी यहाँ लिख दिया, इसका क्या है, हमने गैमेट्स अलग अलग, तो ये सेम कैरेक्टर तो क्रॉस करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्या होगा, क्रॉस होगा। तो कैपिटल टी जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो ये F2 जनरेशन आई है, ये F2 जनरेशन क्यों हो गई भाई, दो बार पॉलिनेशन हो गया ना, एक बार पॉलिनेशन हुआ क्रॉस पॉलिनेशन तो आ गई F1 जनरेशन, दोबारा क्या हुआ सेल्फ पॉलिनेशन तो क्या आ गई F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में ये क्या बनेगा, टॉल प्लांट, क्योंकि इसमें क्या है, पापा का कैरेक्टर है, ये भी पापा का कैरेक्टर है, तो दोनों पापा के कैरेक्टर हो गए तो क्या बन गए, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं तो क्या बन गया, टॉल। अब यहाँ पर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, और ये क्या है, रेसेसिव, पापा मम्मी, तो कौन डोमिनेंट होगा, पापा, तो यहाँ पर भी कौन हो गया, ये टॉल। अब यहाँ पे भी डोमिनेंट और रेसेसिव में लिख देती हूँ, डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट डोमिनेंट। अब डोमिनेंट भी है रेसेसिव कैरेक्टर भी है, तो ये क्या, ये भी क्या बनेगा, टॉल। अब यहाँ देखो पापा का कैरेक्टर है ही नहीं, अब जब घर में पापा और मम्मी हो तो पापा की चलेगी, खाली पापा हो तो पापा की चलेगी, पापा और मम्मी साथ में हो तो पापा की चलेगी, लेकिन जब घर में मम्मी अकेली हो और पापा तो घर में है ही नहीं, यानी कि दोनों क्या है, ये कैरेक्टर रेसेसिव हैं, दोनों ट्रेड क्या है, ये एलिल, सॉरी एलिल क्या है, ये रेसेसिव है, लेकिन जब घर में पापा है ही नहीं तो अब किसकी चलेगी, मम्मी की, तो ये क्या बन जाएगा, ड्वार्फ। मम्मी वाला जो कैरेक्टर है वही, यानी कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वही आएगा, और ये क्या बन जाएगा, ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेंगे, दो तरह के प्लांट, एक है कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तीन तरह का हमारे पास एलिल्स आएंगे, जिनमें से ये दोनों क्या बनेंगे, टॉल, और ये क्या बनेगा, ड्वार्फ। ठीक है, अब प्लांट कितने बने हैं, चार, 1 2 3 4, जिनमें से तीन क्या है, टॉल, तो रेशियो क्या आएगा, 3:1, एक क्या है ड्वार्फ और तीन क्या है टॉल, रेशियो क्या आ गया, 3:1। या आप कह सकते हैं, अगर हम कहें ये 100% है, मान लो 25 25 25 25, ये 25% के हमारे पास चार हैं, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, 25 25 75%, 25 25 25, तो क्या हो गया, 75% जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो होगी टॉल, और अगर हम रेशियो की बात करें, और 25% जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या होगी, ड्वार्फ। तो जो ये पूरा क्रॉस था वो मैंडल ने इसीलिए दिया था, मैंडल ने ये बताने के लिए दिया था कि जो आपकी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन आ रही है उसमें क्या गया है, एक ही जीन तो गया है, अभी एक ही कैरेक्टर गया है ना, सिर्फ हमने क्या लिया है, हाइट कैरेक्टर तो लिया है, और वो हाइट कैरेक्टर क्या है, एक ही जीन के ऊपर है, तो इसीलिए इन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या इसे हम जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले मैंडल ने क्या किया, प्लांट हाइट के दो ट्रेट्स ले लिए, एक ले लिया उन्होंने डोमिनेंट और एक ले लिया रेसेसिव। डोमिनेंट था टॉल और रेसेसिव था ड्वार्फ। इन्होंने इसको क्या किया, मियोसिस की प्रोसेस करवाई, इसके गैमेट्स अलग कर दिए। गैमेट्स क्या बने, टॉल का मिला टी कैपिटल टी और ड्वार्फ का मिला स्मॉल टी। इन दोनों में इन्होंने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन जो हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन में, जिसे हम फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। F1 जनरेशन में जो बने वो था कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों थे, तो क्या बना ये प्लांट, जितने भी प्लांट बने वो क्या बनेंगे, डोमिनेंट प्लांट। अब इस डोमिनेंट प्लांट का हमने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, इसी प्लांट के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी जब इसका क्रॉस करवाया तो हमारे पास आए तीन तरह के प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। लेकिन जब हमने देखा तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी थे, ये तीनों क्या थे, ये दोनों क्या बने, टॉल प्लांट, और जो स्मॉल टी था वो बना ड्वार्फ प्लांट। तो हमारे पास क्या आ गया, F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आ गया, यानी कि 75% बन गए टॉल और 25% बन गए ड्वार्फ। ये था इसका F2 जनरेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है।
अब हम कह सकते हैं कि जो F1 जनरेशन आई थी उसमें क्या बना था F1 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या हुआ था, जो दोनों पेरेंट्स थे उनमें से एक पेरेंट का जो ट्रेट था वो तो डोमिनेंट था, वो तो शो हुआ, लेकिन जो दूसरे पेरेंट का ट्रेट था यानी कि जो रेसेसिव पेरेंट का था वो अपने आप को शो नहीं कर पाया। तो F1 जनरेशन जो बनी वो किसकी बनी, डोमिनेंट पेरेंट की। रिजेंबल्ड वन ऑफ द पेरेंट and trait of the other parent was not seen। मतलब अब ये नहीं कहेंगे दिख नहीं रहा, मतलब लेकिन जो ये बना प्लांट वो क्या बना, टॉल। तो जाहिर सी बात है जो एक पेरेंट है ये उसकी तरह दिखने लगा, लंबे पेरेंट की तरह दिखने लगा, और जो छोटा पेरेंट था उसका जो ट्रेट था वो यहाँ पर शो नहीं हो पाया F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ भाई, F2 जनरेशन में तो ड्वार्फ प्लांट नहीं था ना, ये तो टॉल प्लांट ही था। जब टॉल प्लांट को हमने टॉल प्लांट से ही क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, दोनों ही पेरेंट्स ने अपनी अपनी प्रेजेंस को शो किया। यहाँ पर भले ही एक बना यानी कि 25% बने, लेकिन ड्वार्फ प्लांट भी बने जो F1 जनरेशन में नहीं थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बोथ द ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड, किसके रेशियो में एक्सप्रेस हुए, 3:1 के रेशियो में। आप कह सकते हैं 75% और 25% के रेशियो में दिखाई दिए। ड्वार्फ प्लांट भी बने, टॉल प्लांट भी बने। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या बना। तो फिनोटिपिक रेशियो जो बना था हमारा, फिनोटाइप मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, फिनोटाइप मतलब दिखने वाले, दिखेंगे कैसे। तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट हैं, ये दोनों ही क्या हैं, दिखने में क्या बनेंगे, टॉल, और ये दिखने में क्या बनेगा, ड्वार्फ। तो अगर मैं बात करूं फिनोटिपिक रेशियो की, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, 3:1, ये है रेशियो। और अगर मैं बात करूं जीनोटिपिक रेशियो की, अब भाई बाहर से दिखने में कैसा है उससे हमें मतलब नहीं, हमने क्या करा, हमने जाके अंदर जीन की स्टडी की, किसके जो एलील हैं वो दोनों सेम है या फिर मैंने आपको बताया होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जब हमने जीन की स्टडी की तो हमने पाया कि जो प्लांट था एक तो पूरा बन गया था प्योर टॉल, एक तो बन गया था प्योर ड्वार्फ, लेकिन दो ऐसे भी बने थे प्लांट जो इंटरमीडिएट थे, जो दिखने में टॉल थे, लेकिन जब हमने उनकी जीन की स्टडी की तो ना तो पूरी तरह से टॉल थे और ना ही वो पूरी तरह से ड्वार्फ थे, इनमें दोनों के ही मिक्स कैरेक्टर थे। तो जो फिनोटिपिक रेशियो बना, सॉरी जो जीनोटिपिक रेशियो बना वो बना 1:2:1। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको जीनोटिपिक रेशियो क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, इतना आपको समझ में आ गया। ये है इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया तो आखिर सारे क्रॉस समझ में आ जाएंगे आपको, ये क्रॉस समझना बहुत जरूरी है। अब पुनेट स्क्वायर क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है। पुनेट स्क्वायर ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनके नाम से ही ये पुनेट स्क्वायर बना है। साइंटिस्ट है रेजिनाल्ड पुनेट, एंड इन की वजह से ही इसका नाम पड़ा है पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर क्या है, जो मैंने अभी आपको ये इस तरह का क्रॉस करके समझाया था ना, यही है पुनेट स्क्वायर, जिसमें मैंने वो क्रॉस करके दिखाया था। ये इन साइंटिस्ट ने दिया था जिसकी वजह से इसका नाम पुनेट स्क्वायर पड़ा है। अब इसका जरूरत क्या थी, स्क्वायर है, इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं। इन साइंटिस्ट ने दिया था, इसके नाम के बाद इसका नाम पुनेट स्क्वायर पड़ा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया इस चैप्टर में। आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के लॉ समझाऊंगी, जो लॉज मेंडल ने दिए थे। ये तो था
मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने आपको समझाया, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी लॉ जो मेंडल्स ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी समझाऊंगी। तो इस चैनल पे बने रहिएगा आगे जेनेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया हो और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी हमारे चैनल को आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको केमिस्ट्री की भी बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।